हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आज़ाद डिजिटल क्लासेस के इस चैनल पर। आज की इस क्लास में पेट का सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी इन 3 सेट को कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को किए हैं। आज की इस क्लास में हम सारे फैक्ट्स को एआई से जनरेटेड वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। आपका पहला क्वेश्चन, भावगीत किस स्थान का लोकगीत है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर। अगर भावगीत की बात करें तो ये तीन मुख्य राज्यों में होता है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और एक और राज्य होता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरी चीज़, अगर इस भावगीत की बात करें तो ये सुगम संगीत का राजा कहा जाता है मराठी भाषा के, और इसके प्रमुख गायक सुधीर फड़के और लता मंगेशकर हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी सीमा रेखा इराक और ईरान के बीच की है? ऑप्शंस हैं 20वीं अक्षांश रेखा, 31वीं अक्षांश रेखा या फिर 21वीं अक्षांश रेखा या फिर ब्लू लाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वीं अक्षांश रेखा। अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी की कुछ इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देखिए ज़रा कुछ लाइन की बात करते हैं। अगर हम अपने अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हमारे पूरी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें से हमारी जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर गोलार्ध में पड़ती हैं और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। इसके अलावा विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री से गुजरती है और ध्रुवों पर 90 डिग्री तक समांतर रहती है और इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये हमारी जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इस इक्वेटर और 23.5 डिग्री उत्तर में जो हमारी रेखा निकलती है उसको कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरती है उसको मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। अगर हम बात करें 67.5 डिग्री की जो उत्तर में पड़ जाती है उसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और इसके अलावा 66.5 डिग्री दक्षिण में पड़ती है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसको ज़रा हम ग्लोब के ज़रिए देखते हैं। देखिए जो सबसे पहले बीच से जा रही है ये हमारी विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री कोण पर है। अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ें तो 23.5 डिग्री के कोण पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और इसी को अगर थोड़ा और ऊपर उनकी तरफ जाएं तो आर्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री के कोण पर पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये हमारे 23.5 डिग्री के कोण पर मकर रेखा आ जाती है, और दक्षिण में ही 66.5 डिग्री के कोण पर अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है, जो हमारे ये सारी विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री की जो विषुवत रेखा जा रही है इसके कैसे रहती हैं, समानांतर रहती हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपको ये तो याद ही होगा कि उत्तरी ध्रुव हमारा क्या 90 डिग्री के कोण पर और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री के कोण पर आ जाता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन जितने पॉइंट्स में बोलते जा रहे हैं आपको केवल वही नोट करने हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वो इतने ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन या फिर जो वर्षा है या फिर मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो अ, इसका अक्षांशीय झुकाव है उसके कारण होता है। दूसरी चीज़ आपको और यहाँ से याद रखनी है क्या, कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में कितना 360 डिग्री घूमती है, यानी कि अगर हम 1 घंटे का निकालते हैं तो 1 घंटे में कुल मिलाकर 15 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 डिग्री में कुल कितना 4 मिनट पूरे होते हैं, यानी कि 4 मिनट के अंदर हमारी पृथ्वी कितना 1 डिग्री घूम जाती है। हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और अगर यही पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय का मान घटता रहता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो हमारा हमारी पृथ्वी पर जो समय माना जाता है वो कौन सा जीएमटी को फॉलो किया जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम का पालन होता है। इसके अलावा अगर भारत का मानक समय है तो उसको हम आईएसटी का पालन करते हैं, और आईएसटी जो है वो हमारा क्या जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। इसके अलावा
कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा यहाँ पे। अक्षांशीय रेखाओं की बात कर चुके हैं, अब हम देशांतरीय रेखाओं की बात करते हैं। अगर हम देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो जैसे हमने अभी अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ा कि वो कितनी टोटल 300 कुल कितनी 360 डिग्री के हिसाब से यहाँ कुल 180 देखी थी, लेकिन ये देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं वो कुल कितनी 360 होती हैं। अब इसमें जो 0 से 180 डिग्री के बीच का यानी कि ये कोण जो है 0 से 180 डिग्री पूर्व और 0 से 180 डिग्री पश्चिम के इन दो भागों में करके इसको बांटा गया है। अब इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में ध्रुवों को मिलाते हैं। ये जो हमारी जो उत्तर और दक्षिण ये जो आपका जा रहा है ये उत्तरी ध्रुव यहाँ ऊपर और यहाँ से ये नीचे हमारी ये दक्षिण ध्रुव, इन दोनों को मिलाने के लिए ये जो रेखाएं गई हुई हैं, ये सर्पिलाकार जो रेखाएं गई हैं बीच से, इन्हीं को क्या कहते हैं हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी सभी रेखाएं इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं और ये ग्रीनविच से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ देशांतर रेखाओं की तो यहाँ पे जो हमारा ये 0 डिग्री है, जो हमारी 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है वो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके अलावा जो 180 डिग्री की रेखा होती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, याद रहेगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें 90 डिग्री जो पूर्व से गुजरती है उसको भारत का मानक समय यानी कि IST के निकट माना जाता है। इसके और 180 डिग्री जो पूर्व से है उसको तिथि रेखा के दोनों ओर है। इसके अलावा अगर हम समय निर्धारण की बात करें तो इसको आपको बता चुके हैं कि 15 डिग्री के कोण पर 1 घंटे के बराबर होता है और जो 4 मिनट होता है वो 1 डिग्री के कोण के बराबर होता है। इसके अलावा अगर बात करें विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, देख लेते हैं। विषुवत रेखा हमारी इक्वाडोर से होकर गुजरती है, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें जो हमारे 23.5 डिग्री उत्तर में है वो भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र, सऊदी अरब और मेक्सिको से गुजरती है। अगर हम मकर रेखा को देखें जो हमारे 23.5 डिग्री दक्षिण में है ये ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। और प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें जो 0 डिग्री पे है ये UK, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और माली से होकर गुजरती है। और जो 31वीं अक्षांश रेखा है ये इराक और ईरान के बीच सीमा रेखा बनाती है, जो कि आपको क्वेश्चन था। इसके अलावा और देखते हैं ज़रा और आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया आपको कि अक्षांश रेखाएं जो हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में समानांतर रहती हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं वो उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धवृत्त करके उसको बांट देती है उत्तर दक्षिण में। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो गुजरती है वो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो मकर रेखा है। अगर हम 31वीं अक्षांश रेखा की बात करें तो ये इराक और ईरान की सीमा का काम करती है, यानी कि दोनों बीच से गुजरती है। और समय अंतर की बात करें यानी कि 15 डिग्री का, यानी कि एक घंटे का अंतर आ जाता है। इसके अलावा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं Al2O3, 25 SiO2, 2H2, ऑप्शन बी है CaSO4, 2H2, ऑप्शन सी है Al2O3 और ऑप्शन डी दिया है SiO2। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है CaSO4 × 2H2, यानी ये आपका जिप्सम का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कुछ सूत्रों की बात करें तो कुछ सूत्रों को देख लेते हैं किस रासायनिक सूत्र या फिर किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों किया जाता है। जैसे कि कुछ अम्ल को देख लेते हैं, कुछ एसिड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल देख लेते हैं। H2SO4 इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। HCl का देखें तो हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे पेट में भेजा जाता है। इसके अलावा HNO3 ये उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। CH3COH ये सिरका अचार को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। H2CO3 ये ठंडे पेय पदार्थ होते हैं जो जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती हैं उनमें प्रयोग होता है। इसके अलावा H3PO4 ये उर्वरक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी इसका भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा HF का बात करें तो ये कांच को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ हैं जो उनकी भी चीज़ें याद रहनी चाहिए, जैसे कि NaOH इसका प्रयोग साबुन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। KOH का प्रयोग
बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा CaOH2 का प्रयोग पानी की शुद्धि में यानी कि पानी को साफ करने में किया जाता है, जिसके लिए हम फिटकरी का ज़्यादातर प्रयोग कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें NH4OH, इसका प्रयोग क्लीनर में किया जाता है। इसके अलावा MgOH2, इसका प्रयोग एंटासिड दवा में किया जाता है। AlO3 एसिडिटी कम करने में किया जाता है और FeOH3 पानी शुद्ध करने में किया जाता है। ऐसे ही आपका NaCl और NaOH करके ये कई सारे सूत्र दे रखे हैं। ज़रा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप उनको कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि CH4 ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। C3H3OH ये शराब और सैनिटाइजर में ये इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाते हैं। और C6H12O6 अगर बात की जाए तो ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसके अलावा C12H22 और O11 ये सुक्रोज का है, यानी कि चीनी वगैरह कह सकते हो आप। इसके अलावा ये तो आपको याद ही होंगे, वो जल का होता है। NaCl O ब्लीचिंग पाउडर, Na2CO3 वाशिंग सोडा का होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। KMnO4 रोगाणुनाशक का। CaC2 एसिटिलीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। MgSO4 और N2 7H2O ये एप्सम साल्ट दवा में प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरालामिन का उपयोग क्या बनाने में होता है? ऑप्शंस हैं विद्युत प्रेस का तार बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, वायुयान गाड़ी बनाने में, या फिर घंटियाँ बनाने में। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तब तक हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आंसर आपको कमेंट, ऑप्शन और पूरा आपको टाइप करना है। ऐसा नहीं कि केवल A या B लिख देते हैं, इससे आपका रिवीजन नहीं हो पाता है। आपको पूरा टाइप करना है। अगर ऑप्शन A है तो इलेक्ट्रिक आयरन कॉर्ड, या फिर ऑप्शन B है तो प्रेशर कुकर, जो भी आंसर है आपको पूरा टाइप करना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप बनाने में किया जाता है। और इसके आविष्कारक के रूप में जॉन बार्डिन का नाम याद रखते हैं, वाल्टर बेंटेन और विलियम शॉकली का। अगर हम तांबे के प्रयोग की बात करें तो इसको तार को बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिजली के तार होते हैं, बिजली के इन्हीं को बनाया जाता है। अगर लोहे की बात करें तो लोहे को चुंबक और विद्युत मोटर और मशीन वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत मोटर की बात करें तो इसके आविष्कारक के रूप में माइकल फैराडे को जाना जाता है, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1831 में किया था। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक की बात करें, इसके लिए इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो ये आपको ऐसे ही सिंपली याद रहते हैं। इंसुलेशन, खिलौने, या फिर घर की कोई चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके लिए लियो बेकेरेल का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, ये इंसुलिन वगैरह के लिए, और 1907 में इसका आविष्कार किया था। इसके अलावा कांच का प्रयोग भी आप जानते हैं कि बल्ब, लेंस जो चश्मे का होता है, या फिर प्रिज्म वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये कांच का प्रयोग असल में 17वीं सदी के बाद ही शुरू हुआ है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम से क्या हवाई जहाज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो धातु होती है काफ़ी हल्की हो जाती है। बर्तन वगैरह और तार भी प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो या फिर इसका उत्पादन कह सकते हैं, इसका उत्पादन 1886 से शुरू हुआ था, और इसके आविष्कार के रूप में चार्ल्स हॉल और पॉल हेज़ल्ट का नाम आता है। इसके अलावा अगर हम कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की बात करें तो पेंसिल की जो होती है वो जो होती है कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की बनी होती है। इलेक्ट्रोड जो बैटरी के इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रबर का प्रयोग गाड़ियों के टायर या फिर ऐसे साइकिल के टायर वगैरह बनाने में, सील बनाने में, या फिर हम बेल्ट जो लगाते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट की बात करें, इससे चुंबक या बैटरी बनाई जाती है। हीलियम गैस जो होती है एयर शेप या ठंडा करने के उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। आज का अपना हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का द्वार नाम क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है, यानी कि आपको बताना है कि नए संसद भवन के इनमें से टोटल 4 ऑप्शन दिए, इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जो संसद भवन के द्वारों के नाम हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो उसका नाम नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, ऑप्शन सी है मयूर द्वार, और ऑप्शन डी है कर्म द्वार। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें मयूर द्वार, यानी कि नए संसद भवन
इसका उद्घाटन हमारा 28 मई 2023 को हुआ था। और अगर इसका जो बनना शुरू हुआ था उसकी बात करें, कब इसका निर्माण होना शुरू हुआ था, तो ये 12 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ और ये पूरा हुआ जा के 2023 में। अगर इसकी लागत की बात करें तो इस पर खर्च लगभग 970 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और उनके वास्तुकार इसको जिन्होंने बनाया वो कौन थे? विमल पटेल। इसके वास्तुकार, इसका डिज़ाइन तैयार करने का काम विमल पटेल ने किया था। इसकी निर्माता एजेंसी की बात करें, जिस एजेंसी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो थी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितने 64,500 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में लगभग फैला हुआ है। और इसकी क्षमता कितनी है? लगभग इस एक बार में इस पूरे हॉल में, इस पूरे संसद भवन में कितने 1272 लोग सदस्य बैठ सकते हैं। याद रहेगा आपको। ये देखिए, आपको बता चुके हैं किन द्वारों के क्या नाम है। ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भवन बना है, इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार का भवन है, या फिर ये त्रिगुण संस्कृति की, भारत की त्रिगुण संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ज्ञान, शक्ति और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसमें जो कमल की आकृति को प्रेरणा के रूप में लिया गया है और ये जो भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जो भवन है वो पर्यावरण के अनुकूल है। ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं कुछ और चीज़ें। हाँ, आपको भवन की संरचना के लिए याद रखनी है, इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा, इनके लिए हाल जो बनाए गए हैं, लोकसभा हाल की क्षमता इसमें कुल मिला के 888 सीटें हैं और राज्यसभा का जो हाल बना है इसमें कुल मिला के 384 सीटें हैं। अब अगर जब संयुक्त रूप हो जाते हैं तो कुल मिला के 1272 सदस्य हो जाते हैं, जो कि उसकी कुल क्षमता है। दूसरी चीज़, इसमें डिजिटल प्रणाली का भी उपयोग किया गया है। डिजिटल आधुनिक उपकरणों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें और एक चीज़ और याद रखनी है, ये पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, यानी कि इसमें पूरा जो भी लगा है, जो भी इसमें चीज़ें उपयोग हुई हैं, ईंट या फिर इसमें जितने भी डिजिटल उपकरण लगे हैं, सब क्या है, पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री से युक्त हैं। यानी कि पूरा स्वदेशी है, कहीं बाहर का कुछ प्रयोग नहीं किया गया। प्रतीकात्मक के लिए रूप में बता चुके हैं, कमल आकार है, त्रिकोणी है। इसके अलावा इसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म, ये भी आपको बता चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इन दोनों में अंतर की, पुराना और नया संसद भवन जो है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो पुराना संसद भवन, इनकी अगर बात करें, पुराना संसद भवन 1921 में बना था और ये लगभग 100 वर्ष पुराना हो चुका था। नया 2023 में भी बन के तैयार हुआ है। पुराने वाले का क्षेत्रफल जो था वो 18,600 मीटर स्क्वायर था और इसका 64,500 मीटर स्क्वायर है। अगर पिछले वाले में बात करें, जो पुराना संसद भवन था उसकी क्षमता कितनी थी? 545 लोकसभा के सदस्य उसमें बैठ सकते थे और राज्यसभा की 245, यानी कुल मिलाकर उसमें 790 सदस्य बैठ सकते थे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें नए वाले में, तो इसमें लोकसभा के 888 सदस्य आ सकते हैं और राज्यसभा के 384, कुल मिला के इसमें 1272 सदस्य आ सकते हैं। जो पुराना वाला संसद भवन था उसका जो उसकी जो संरचना थी वो वृत्ताकार थी, यानी कि गोल आकार में था। और जो नया वाला बनकर तैयार हुआ है वो त्रिकोणीय आकार का है, जो त्रिगुण को है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और क्लासेस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।